देखिए, सबसे पहली बात तो जब से मैं अंदर घुसी थी तब से अपने साथ में मैंने माइक लगा के रखा होता और कैमरा भी मेरे साथ है। अगर किसी के पास भी उनको मारते हुए मेरा वीडियो है, जैसे मैं ऊंची आवाज़ में बात कर रही हूँ जो वायरल किया है, सब नागरिक होने के नाते, हिंदू संगठन होने के नाते और मेरे राज्य की बच्चियाँ हैं वो, उस नाते उन बच्चों से मैंने पूछताछ किया है। उनसे कहाँ से आई हो, बता क्यों नहीं रही हो। अगर ये मैंने पूछा है तो दबावपूर्ण हुआ क्या? जिस प्रकार से बोला जा रहा है मैंने दबावपूर्ण बयान किया। जब उनका बयान हुआ तो वो पुलिस वालों के साथ दूसरे रूम में थे जहाँ पर उनका बयान लिखा जा रहा है। वहाँ ज्योति शर्मा थी क्या? कोई वीडियो है क्या? दिखा। पूरे देश को, पूरे भारत देश को समझना चाहिए कि एक समुदाय, एक क्रिश्चियन समुदाय के लिए, और वो भी सिर्फ 2 नन गई है, उनके लिए पूरा कांग्रेस पार्टी दिल्ली, केरल, छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला को एक करके पूरा माहौल खराब कर दिए हैं सिर्फ 2 नन के लिए। लेकिन किसी भी धर्मगुरु को हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। इंसानियत के नाते इस बात को मैं कह रही हूँ। आप नन के ऊपर हाथ क्यों उठाएं? अगर नन बोली है मैं मारी हूँ और उनके पास कोई सबूत है, जैसे आपने कहा धर्मगुरु और उन लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो मैंने तो मारा नहीं है। सिर्फ के रतन यादव जो मुखिया है वो यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि कल रात में छत्तीसगढ़ के बजरंग दल रतन यादव को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर पर मौजूद हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो है 2 नन का विषय इतने चर्चाओं में है कि पूरे भारत का विषय बन गया है। ज्योति शर्मा जी इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। हम दुर्ग शहर के बीच चौक पर बैठे हुए हैं जहां पर ज्योति शर्मा जी से मुलाकात हुई। ज्योति शर्मा जी से हम बहुत कुछ ऐसे बात जो महत्व रखता है, महत्वपूर्ण भूमिका पर बात करने वाले हैं। जी ज्योति शर्मा जी, आपने समय दिए क्योंकि आपका समय अभी बहुत कीमती चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी ज्योति शर्मा जी, आपके लिए लगातार कमेंट्स आ रहा है कि आप कौन होते हैं किसी को मारने वाले, बैग चेक करने वाले, और पूरे भारत में आपके नाम का चर्चा है। और ये लेडी ना जाने किस तरह से आपके बारे में बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने जो है GRP थाने के अंदर में आपने घुस कर बैग चेक किए हैं और उस जगह पे हैं बच्चियों को या फिर नन को मारे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जब से मैं अंदर घुसी थी तब से अपने साथ में मैंने माइक लगा के रखा होता और कैमरा भी मेरे साथ है। अगर किसी के पास भी उनको मारते हुए मेरा वीडियो है, जैसे मैं ऊंची आवाज़ में बात कर रही हूँ जो वायरल किया है, सब चल रहा है, वैसे ही अगर मारता हुआ किसी के पास वीडियो हो तो बिल्कुल मुझे दिखाए कि हाँ आपने मारा है। रहा बैग चेक करने का या उनसे बात करने का, तो बता रहे हैं कि जैसे कस्टडी में थे, उसके बाद भी मैं जानकारी देना चाहूँगी पुलिस उनको कस्टडी में कितने बजे ली। वो तो सिर्फ वहाँ बिठा के रखा गया था। पुलिस का कस्टडी का रूम बगल में है जहाँ पूछताछ किया गया। उनको बाद में ले जाके जब ले जाते हुए देखे होंगे, सर को पूरा कवर करके शाम को उनको जब उस रूम में लेके गए हैं, वो कस्टडी कहलाता है। वो रूम था जहाँ बिठाया गया था। जिनको प्रॉब्लम होता है वहाँ बैठते हैं। मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते, हिंदू संगठन होने के नाते और मेरे राज्य की बच्चियां हैं वो, उस नाते उन बच्चों से मैंने पूछताछ किया है, उनसे मैंने बात किया है। उसको पूछताछ नहीं बोला जाता। मैं उन लोगों से बात की हूँ, बच्चों से। और बैग इसलिए मैंने देखा क्योंकि उन लोग घर से क्या क्या लेके निकले हैं। कहीं कुछ गलत चीज़ में, संगत में तो नहीं फंस गए हैं इन लोग, कुछ और लेके तो नहीं निकल गए हैं, इसलिए मैंने उनका बैग चेक किया है। तो जो बोल रहे हैं पुलिस वहाँ खड़ी है, पुलिस के सामने में वो घुस के चेक कर रही है, तो भाई पुलिस अपने कमरे को छोड़ के नहीं जाएगी। वो उनका कमरा था। बाद में उनको ले जाके जब कार्रवाई चालू हुई है तो उसको कस्टडी में कहा जाता है। उस समय तक कस्टडी में पुलिस ने नहीं, वो नॉर्मल एक व्यक्ति होने के नाते बैठे थे। क्या मैं उनको रोड में ले जाके पूछताछ करती क्या? बच्चों से बात करती क्या? तीनों लड़कियों से मैं जो पूछ रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगी। तो आप दबावपूर्ण आपने बात की है बच्चियों से? दबावपूर्ण किसको बोलते हैं? मैंने एक ही चीज़ उनसे पूछा है, कहाँ से आई हो, बता क्यों नहीं रही हो। अगर ये मैंने पूछा है तो दबावपूर्ण हुआ क्या? जिस प्रकार से बोला जा रहा है मैंने दबावपूर्ण बयान किया। जब उनका बयान हुआ
तो वो पुलिस वालों के साथ दूसरे रूम में थे जहाँ पर उनका बयान लिखा जा रहा है। वहाँ ज्योति शर्मा थी क्या, कोई वीडियो है क्या, दिखा दे। जहाँ अंदर में लिखा पढ़ी हो रही थी वहाँ ज्योति शर्मा नहीं थी। और दबाव, वो लड़की जो बयान दे रही है वो लड़की लग रही है मैंने दबाव दिया और मुझसे बात कर रही है, नॉर्मली बात कर रही है। मैंने किसी को कोई दबाव नहीं दिया है। जिसको जो बोलना था स्वतंत्र थे अपना बात रखने के लिए। वो अगर दबाव देना रहता तो बहुत चीज़ों के लिए उनसे लिखवा लेती मैं और बोलवा लेती मैं। तो ये आप लोग भ्रामक जो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वो मत कीजिए। और अब जो लड़की बोल रही है वो दबाव में बोल रही है, क्योंकि वहाँ पर मैंने न्यूज़ कल देखा है वो लड़की वहाँ पर पूरा धर्मांतरण का काम करती है। वो दोनों लड़कियों को लाने में इस लड़की का और वो लड़के का ही हाथ था। हमको भी जानकारी मिली है हमारे सूत्रों के द्वारा। पहले कुछ और स्टेटमेंट था, अभी स्टेटमेंट कैसे बदल गया कि 3 लड़कियां थी? तो इसको स्पष्ट कीजिए ना, क्योंकि एक लड़का भी था। बिल्कुल, पहले तीन लड़कियां थी। हमको भी लगा कि ये भी मानव तस्करी की शिकार हो गई है, हमको लगा। लेकिन हमको बाद में दूसरे दिन सूचना प्राप्त हुआ कि जो लड़की और एक और लड़की है वो ही यहाँ पर पूरा धर्मांतरण का काम देखती है, क्योंकि उसी के बैग से वो 8 लड़कियों के फोटो और जितने राज्यों के संसहित नाम, नन पादरियों के नंबर, बाइबिल, सभी चीज़, ATM, पासबुक, उसकी माँ का आधार कार्ड, सब उस लड़की के बैग से निकला था। तब वहाँ के लोग बताए कि इन लोग बहुत समय से क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी हैं, अभी धर्म नहीं अपनाए हैं उन लोग। उनका हिंदू ही नाम है अभी भी उनके आधार कार्ड पे, उनका सरनेम अभी भी मंडावी है। सिर्फ वो मानते हैं क्योंकि वो पूरे आसपास के क्षेत्र को धर्मांतरण का कार्य वो लड़की ही देखती है। और वो दोनों बच्चियों को वो लड़के के साथ में लाने वाली ये भी है। अगर गहराई से अब जांच होगा तो वो लड़की का सभी चीज़ खुलासा हो जाएगा कि वो धर्मांतरण का पूरा नारायणपुर क्षेत्र में देखती है वो। लेकिन लड़की जो है कल अपना स्टेटमेंट मीडिया के सामने कुछ और की है। हाँ, मैंने देखा है। उसने कहा है कि मुझे बहुत दबाव दे के मेरे से बयान लिया गया है, मेरे को मारे हैं। तो भाई ये मारने वाला सब कहाँ से आया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और दबाव, मैंने जितना उससे बात किया उसका पूरा वीडियो वायरल है। मैं माइक लगा के बात की हूँ, माइक निकाल के 1 भी सेकंड बात नहीं की हूँ। तो उसमें मैंने क्या दबाव दिया है, वो जो बोल रहे हैं कि इसको दबाव दिए, तो किस तरीके से दबाव होता है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और मेरी जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो क्या आम नागरिक, जागरूक नागरिक होने का जो हमारे पास है दायित्व है, हम अपने आप को समझते हैं, उस चीज़ को छोड़ दें? क्या हम अपने बच्चों के लिए क्रिश्चियनों से परमिशन लें कि हम अपने छत्तीसगढ़ के बच्चों से बात करें कि नहीं, उनसे पूछें क्या हम? अब तो जिस तरह से अभी आप पूरे भारत का एक चेहरा बन गए, चर्चित चेहरा बन गए, इस वक्त सभी जो हैं आप ही के चर्चे कर रहे हैं उसमें। हाँ, सभी लोग कह रहे हैं देखो किस तरीके से बात कर रही है, बहुत कमेंट्स दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं मिलेगी तब बताएंगे, कहाँ निपट जाएगी पता नहीं है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखो, जीना और मरना भगवान के हाथ में होता है, वो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। और मेरे भगवान बैठे हैं, जब मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ तो मेरे रक्षक मेरे हनुमान जी हैं। इस चीज़ को वो याद रखें। और मुझे धमकी देने की कोशिश तो कोई ना करे कि तुम निकलोगी तो देख लेंगे, निपटा देंगे। तो जो निपटाने वाले हैं उनको मेरे हनुमान जी खुद निपटा देंगे। और मैं चर्चित चेहरा, लोगों को लग रहा है ये किस तरीके से बात कर रही है। तो भाई मेरा बात करने का, मेरा आवाज़ ऐसा ऊंचा है और मैं शहद लगा के बात नहीं कर सकती हूँ जैसे ये नन लोग और इन लोग करते हैं दिखावे के लिए। शहद लगा के दीमक जो हैं, जो शहद लगा लगा के हमारे हिंदू समाज को बर्बाद कर रहे हैं, मैं वैसा बात नहीं कर सकती हूँ। शहद का शीशी साथ में लेके नहीं चलती हूँ मैं। इस तरह के चिल्ला के बात करना, इस तरह से मारा पीटे करना, आप क्यों चैन से प्रार्थना नहीं करने देते हो? क्यों आप लोग अपने मन से स्वतंत्र है, कहीं भी आ जा सकते हैं। बिल्कुल। क्यों दिक्कत है आप लोगों को? क्यों परेशान करते हैं आप लोग? बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी को जबरदस्ती वो लोग लालच दे के ना बुलाए। मेरे हिंदू समाज की बहन बेटियों को वो लालच दे करके ना बनाए। गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो ये चर्च बना के प्रार्थना करवाते हैं वो ना करे। जो सही में आज तक मैंने हमेशा जब भी बात उठी है मैंने पूछा है, क्या मैं दुर्ग जिले में जो चर्च है वहाँ कभी मैं गई? भिलाई में सेक्टर 6 में चर्च है, वहाँ क्या मैं गई? अगर वहाँ मैं गई होंगी तो बता दे। तो मैं यहाँ कभी नहीं गई, क्योंकि मुझे मालूम है
वहाँ सही में प्रार्थना होती है। एक्चुअल में क्रिश्चियन लोग आते हैं, ये जो लालच दे के धर्म परिवर्तन करवाते हैं वो नहीं आते हैं वहाँ। जो मेरे हिंदू समाज को बरगला के मेरी बेटियों को लेके जाएगा और ऐसा लालच दे करके उनसे धर्म परिवर्तन और प्रार्थना के लिए उनको भर भर के जो ऑटो में और गाड़ी में लेके जाते हैं संडे के दिन, अगर लेके जाते रहेंगे तो हिंदू समाज से और मुझसे ऐसे ही मार खाते रहेंगे। कानून को हाथ में आप क्यों लेते हैं, मुस्कुराते हैं? कानून हाथ में नहीं लेती हूँ। जब तक कोई सामने वाला मुझसे अभद्रता नहीं करता है तो वो आदमी, वो इंसान मुझसे गलत वे में बात कर रहा है तो मैं क्या पुलिस वाले का इंतजार करूंगी? अपना रक्षा करने के लिए कानून भी अधिकार दिया है, स्वतंत्र हूँ मैं अपना रक्षा करने के लिए। पुलिस वाले आएंगे तो मुझे बताएंगे तेरे को जो बोलना है अभद्र टिप्पणी तू मुझ पे कर सकता है, वो नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, तो मैं अपने लिए स्वयं के लिए खड़ी हो सकती हूँ। अगर मुझे वहाँ पर तत्काल में लगता है कि इस इंसान को जवाब देना है तो मैं जवाब देती हूँ, फिर पुलिस प्रशासन को, कानून को मैं सूचना देती हूँ कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। अभी चर्चा चल रही है कि जो केस है, जो नन केस जो चल रहा है वो खारिज हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, भ्रामक जानकारी फैलाया जा रहा है। जिस तरीके से आज सुबह पेपर, दिल्ली का एक न्यूज़ आया है मेरे पास, नवभारत पेपर का, जो पूरा केरल में प्रचार कर रहे हैं इन लोग की। अमित शाह जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन इसमें कोई रोक नहीं लगाएगी, नन लोगों को छोड़ देगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। ये पूरा केरल के मीडिया और जितने कांग्रेसी और क्रिश्चियन हैं बोल रहे हैं। तो मैं उन सभी से पूछना चाहूँगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और इनसे, क्या अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, कहीं भी बाइट दिए हैं क्या आके कि छत्तीसगढ़ सरकार इसमें कोई कदम नहीं उठाएगी, कोई रोक नहीं करेगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगी इनके लिए? और छत्तीसगढ़ सरकार क्यों ऑब्जेक्शन लगाएगी? ऑब्जेक्शन जिन्होंने शिकायत किया है वो ऑब्जेक्शन करेंगे इसमें कि उनको ना दिया जाए जमानत। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार क्यों ऑब्जेक्शन करेगी? जिस तरीके से पेपर में छका और मीडिया वाले पूरे केरल न्यूज़ में चल रहा है, पूरे राज्य में चला रहा है, अमित शाह जी के लिए उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको हिंदुओं से दूर किया जा रहा है, उनके लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि देखो अमित शाह जी हिंदुओं के साथ में ऐसा किए हैं, ये गलत है। अमित शाह जी ने ऐसा किसी से नहीं कहा है। भाई जैसे हम कभी कहीं आवेदन देने जाते हैं, हम अपने ज़िले में ही जाते हैं कलेक्टर को देने, मुख्यमंत्री जी के नाम से या राज्यपाल के नाम से, तो वो हमें आश्वासन देते हैं ठीक है हम देखेंगे। अमित शाह जी ने ये कहा होगा, बाहर निकल के जो कांग्रेस के नेता हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, जो भी है, सांसद लोग हैं, वो बोल दिए कि हाँ वो ऐसा सा बोले हैं, उसको पेपर में छाप दिए। एक नवभारत वाला ही छापा है, बाकी किसी भी देश में पेपर में नहीं छपा है। जी, अभी जो लगातार जो है केरल के जो कांग्रेस जन के जो है, आज जो है 4 सांसद, 2 विधायक और पूर्व विधायक अभी दुर्गा केंद्रीय जेल पहुंचे हुए हैं। भाई ये तो सोचने वाली बात है। जनता को, पूरे देश को, पूरे भारत देश को समझना चाहिए कि एक समुदाय, एक क्रिश्चियन समुदाय के लिए, और वो भी सिर्फ 2 नन गई है, उनके लिए पूरा कांग्रेस पार्टी दिल्ली, केरल, छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला को एक करके पूरा माहौल खराब कर दिए हैं सिर्फ 2 नन के लिए। तो ये पूरा हिंदू समाज सोचे कि ये 2 नन के पीछे कितने बड़े गिरोह हैं जो काम करते हैं और इनके लिए इनका चैनल कहाँ तक है, ये सोचने वाला विषय है। जितने नेता आ रहे हैं इनका कहीं ना कहीं ये दोनों नन से मानव तस्करी, अंग तस्करी और जिस तरीके से धर्मांतरण, कहीं ना कहीं ये सब लोगों का लिंक है। अगर जांच करेंगे तो सब सामने आ जाएगा। आप ये शामिल है जो नेता जन जो आए हुए हैं, और अभी जो नन से मिलने का जो वजह है, नन का तबीयत खराब का होना बता रहे हैं, और इन लोग मानने को तैयार नहीं कि नन ऐसे कर सकती, क्योंकि ये बात तो सही है कि जो नन होते हैं वो धर्म गुरु के रूप में होते हैं, और ये जो होते हैं अपने समाज को दिशा निर्देश देते हैं और अपने समाज के लिए सदा खड़े रहते हैं। इनका स्वभाव प्रेमी स्वभाव होता है, ये धर्म के लिए खड़े होते हैं, आडंबर के लिए नहीं। तो ऐसे में अपने लोगों से मिलने आना, और भारत के संविधान में ऐसा कहीं भी किसी के लिए रोक टोक है नहीं, तो उसमें क्या कहना? भारत के संविधान में कोई कहीं भी जा सकता है, कोई किसी से भी मिल सकता है, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश का माहौल बनाए हैं अभी केरल वाले, कांग्रेस के सांसदगण, नेतागण और क्रिश्चियन लोग,
उससे समझना पड़ेगा कि इनके तार कहाँ तक है। और आपने जो कहा कि नन लोग बहुत सीधे होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत सेवा भाव होते हैं। जब तक इनकी गतिविधि हमें पकड़ में नहीं आती थी, इनका समझ में नहीं आता था कि इन लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं हमारी बच्चियों को ले जाके, महिलाओं को ले जाके, तब तक हम भी बहुत अच्छा सोचते थे इनको शांति से रहते हैं, सबका सेवा करते हैं। लेकिन इस लिबास के पीछे इनका अलग चेहरा है और जो दिखाते हैं इनका अलग चेहरा है। अगर सच्चाई जाननी है तो नारायणपुर, बस्तर, सरगुजा में हमारी कितनी लड़कियां गई हैं वो आप आंकड़ा देख लीजिएगा। और आपके ही न्यूज़ चैनल में कल मैंने वीडियो देखा है, एक लड़की बाइट दे रही है, उसने बताया है एक लड़की के जानकारी में है 20 से 25 लड़कियां उसकी जानकारी में इन नन लोगों के पास गई हैं, वो बता रही हैं। वो लड़कियां कहाँ हैं, जांच का विषय है अभी। ऐसे ना जाने कितनी लड़कियां गई होगी, इस बच्ची ने तो सिर्फ 20 से 25 का बताया है। तो ये जांच सरकार ही करेगी, तब खुलासा होगा कि ये नन लोगों के पीछे कितने बड़े गिरोह हैं। आपके ऊपर ये आरोप है कि आपने नन को मारे हैं, लेकिन किसी भी धर्मगुरु को हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। इंसानियत के नाते इस बात को मैं कह रही हूँ, आप नन के ऊपर हाथ क्यों उठाएं? अगर नन बोली है मैं मारी हूँ और उनके पास कोई सबूत है, जैसे आपने कहा धर्मगुरु और उन लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो मैंने तो मारा नहीं है, सिर्फ मारूंगी बोली हूँ, मैं मारी नहीं हूँ। इस चीज़ का मुझे भी है कि किसी भी समुदाय के हैं, धर्मगुरु हैं वो, भले उनके अंदर में कितने भी गलत विचार हों, वो लड़कियों को लेके जा रहे थे वो उनका, लेकिन जो लिबास है वो उनका धर्मगुरु का है। मैंने नहीं मारा है। अगर फिर बोल रही हूँ किसी के पास भी, अभी आपके लिए जो आक्रोश है इसी विषय पर ज़्यादा कि आपने नन के ऊपर हाथ उठाया, पूरा भारत आपके ऊपर नजर बना रहा है। किसने देखा है या किसी के पास वीडियो है क्या? तो ये बातें इतनी वायरल क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने उनको कहा चुप रहिए, नहीं तो मैं आपको सिखा दूंगी, समझा दूंगी, मैंने ये कहा है उनको। अगर मैं मारी हूँ, फिर बोल रही हूँ किसी के पास क्या सिखाते आप, क्या सिखाते, क्या समझाते कि तुम चुप रहिए। मैं लड़कियों से बात कर रही थी, वो बीच बीच में बात कर रही थी, भाई मुझे लड़कियों का बात सुनने नहीं दे रही थी। वो बच्चियां, मैं उनसे पूछ रही थी तुम घर में बता के निकले हो, नहीं निकले हो, कब निकले हो, कितने बजे निकले हो, मैं उनसे बात कर रही हूँ। वो नन बीच बीच में बोले जा रही थी, तो भाई मैंने कहा तुम चुप। क्या बोलती थी नन बीच बीच में, क्या बोलती थी? वो कुछ नहीं बोलेंगी, जो बताना है हम बताएंगे। मतलब बच्चियां कुछ नहीं बोलेंगी? हाँ, तो मैं बोली भाई मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, बच्चियों से बात करने दो मेरे को, आप बीच में मत बोलो। मैं उनको बार बार टोक रही थी इस चीज़ के लिए। ये जो बोल रहे हैं कि मैं मारी हूँ, चीज़ और पूछना चाहूँगी, ये दोनों नन जो आई थी, जो केरल की है बता रहे हैं, लेकिन जिनका आधार कार्ड एक का आगरा का था और एक का शायद शहडोल का या कोरबा का है, एक का मैंने देख नहीं पाया। एक का मैंने टिकट देखा, वो छत्तीसगढ़ ट्रेन से आई थी, 24 को बैठी, 25 की सुबह पहुंची, 25 को फिर दोपहर का वो जाने का आगरा उन लड़कियों के साथ मैं टिकट बनाई थी। सिर्फ दुर्ग जिले में वो क्या करने आई थी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। इससे साबित होता है ना वो लड़कियों को लेने आई थी, तस्करी के लिए ही आई थी। इसका जवाब वो दे दे कि मैं यहाँ क्यों आई थी। कोई भी आदमी कहीं भी आ जा सकता है। बिल्कुल आ जा सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है, पूरा देश में कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। क्या करने आई थी ये बताए। और सिर्फ वो, इससे साबित हो रहा है ना वो सिर्फ लड़कियों को लेने आई थी। हाँ, तो वो तो बोल रही ना लड़की अपने मन से जा रही, तो लड़कियों को लेने आई थी। लड़कियां मन से जा रही थी तो आगरा चल देती ना, सिर्फ दुर्ग तक। या तो उनको लेना था तो उनको नारायणपुर जाना था ना, उनके घर जाना था। दुर्ग स्टेशन में बैठने की क्या जरूरत थी उनको। और वो लड़का और वो जो लड़की जो बयान दे रही है अभी कि मेरे को ज्योति शर्मा जबरदस्ती बोलने बोली है, वो दोनों लड़की और लड़का, वो दो लड़कियों को लेके आए यहाँ छोड़ने के लिए। भाई वो मैं यही पूछना चाह रही हूँ, अगर नन वो लड़कियां अपने मन से जा रही थी, जिस प्रकार से पूरा देश बोल रहा है, पूरा क्रिश्चियन लोग बोल रहे हैं, पूरा कांग्रेसी बोल रहा है, लड़कियां मन से जा रही थी, तो उनको नारायणपुर लेने जाना था ना। सिर्फ दुर्ग रेलवे स्टेशन में आए तो एक दिन पहले आना था, या लड़कियों को एक दिन पहले बुलवा लेना था, जब आप साफ सुथरे थे, अच्छे काम के लिए उनको नौकरी देने जैसे ले जा रहे हैं। आप लोग बोल रहे थे हमारे बच्चों को,
तो भाई आप लोग पहले क्यों नहीं यार, आप लोगों के पास सन 13 का जो नियम है, कल मैंने देखा वकीलों का, मैंने धारा सुना, जो नियम है वो सुना कि अगर सरगुजा बेल्ट से और बस्तर बेल्ट से बेटियों को, लड़कियों को, किसी को भी बाहर अगर काम के लिए लेके जाते हैं तो नियम है वहाँ के सरपंच का, जनप्रतिनिधि का साइन होना ज़रूरी है, लेटर होना ज़रूरी है। तो जब यहाँ नन लोगों से पूछताछ हुई, जो पूछा गया तो उन्होंने क्यों नहीं दिया, उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, क्यों बोले। मतलब इससे साबित होता है ना कि वो मानव तस्करी कर रहे थे, धर्म परिवर्तन के लिए ही लेके जा रहे थे दोनों लड़कियों को। आप यही मानेंगे आखिरी समय तक कि वो मानव तस्करी के लिए आई? बिल्कुल मानव तस्करी के लिए ही लेके जा रही थी बच्चों को। मैं आखिरी तक, जो बच्ची नहीं जाना चाह रही है, रो के बोल रही है। इंसान पहली, बोला जाता है जो पहली बार बोलता है वो सही बोलता है, और जिस तरीके से वो बयान दे रही है, मैंने कोई दबाव नहीं दिया, वो शांति से बोल रही होगी, आपने देखा होगा। और आप भी पूछ रही हैं न्यूज़ में, मैं कहीं नहीं हूँ वहाँ पर, वो बच्ची आराम से पूरा चीज़ बता रही है कि मैं घर जाना चाह रही हूँ। बाद में उसके साथ रहने वाली जो लड़की थी उसका स्टेटमेंट क्यों बदल गया? क्योंकि वो लड़की ही हमको खुद को लगा कि ये लड़की भी पीड़ित है, इसको भी ले, लेकिन बाद में हमें पता चला है, वहाँ से नारायणपुर से पता चला कि वही लड़की है जो पूरा वहाँ धर्म परिवर्तन करवाती है। जो 8 लोगों का, जो उसके बैग से जो मैंने दिखाया है, ये 8 लोगों का फोटो रखी है, सिर्फ महिलाओं का, लड़कियों का फोटो रखी है। हम पूछे तो बोलती याद आते हैं, तो याद सिर्फ लड़कियां, सहेली, भाभी, चाची, मामी, इन्हीं लोग आते हैं क्या? भाई, मामा, चाचा, काका, इन लोग याद नहीं आते, सिर्फ महिलाएं ही याद आती उनको। मैं उससे यही, तो वो इस गतिविधि में उन लोगों के साथ में शामिल थी है। मतलब आप आखिरी तक यही बात बोलेंगी? बिल्कुल। आप मानने को तैयार ही नहीं? बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो मानव तस्करी के लिए ही लेके जा रहे थे लड़कियों को। आपके ऊपर पूरा देश का नजर है, क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरा पूरा देश का नज़र क्यों है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। क्या मैं 2 बच्चियों को बचा करके गलत किया क्या? जैसे आज तक हमारे बस्तर की, सरगुजा की, छत्तीसगढ़ की बेटियां गई हैं, ये लोग लेके चले गए हैं, वैसी ये 2 बेटियों को जाने देती क्या? मतलब गलत हो रहा है, मैं चुपचाप वहाँ खड़ी रहूँ तो मैं बहुत अच्छी थी क्या? कल के रोज में आपकी बेटी को ले जा रहे हैं और मैं रोकूंगी तो गलत रहूंगी क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ। जैसे आपकी बेटी है वैसी वो भी बेटियां हैं। मुझे गलत लगा, मैंने रोका उनको। पुलिस को जो सही लगा उन्होंने कार्रवाई किया, उन्होंने धारा लगाया जिस प्रकार से बोला जा रहा है। ज्योति शर्मा ने दबाव देके, बजरंग दल ने दबाव, किसी के दबाव में कानून नहीं चलता है। कानून अपने हिसाब से काम करता है। जो धाराएं हैं, जो संविधान है, उसके हिसाब से काम होता है। अब संविधान को ये जो कांग्रेस वाले हैं और क्रिश्चियन हैं, संविधान का धज्जी उन लोग उड़ा रहे हैं। जिस तरीके से पूरा दबाव बना रहे हैं कांग्रेस वाले और ये ऊपर दिल्ली में हमारे नेताओं पे कि उनको बाइज्जत बरी किया जाए। भाई साथ में सामने दिख रहा है, उसके बाद भी आप संविधान का धज्जी आप उड़ा रहे हैं और संविधान हमें सीखने के लिए कह रहे हैं इन लोग। तो संविधान आप लोग सीखिए, हमें सीखने की जरूरत नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति शर्मा जी, आपने अपना कीमती समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त छत्तीसगढ़ के रतन यादव यहाँ पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के रतन यादव जो मुखिया है वो यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि कल रात में छत्तीसगढ़ के बजरंग दल रतन यादव को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज आया है, व्हाट्सएप कॉलिंग हुई है। क्या कुछ मामला है, बात करते जी। रतन यादव जी, आपको किस तरह से मारने की धमकी आई है और कहाँ से आई और किसने दी है? देखिए, ये आपने कुछ दिन पूर्व सुना होगा, बजेंद्र पास्टर जो बहुत बड़ा चंगई सभा लगाता है, उसका एक कार्यक्रम भिलाई में होने जा रहा था, जिसको हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से रोक लगवा दिया था और उस कार्यक्रम को हमने नहीं होने दिया। और यही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में हमने इसका कार्यक्रम जहाँ जहाँ होने वाला था वहाँ हमने रद्द करवा दिया। उसने बौखलाहट में सीधा वीडियो में आकर के जो पास्टर वो हमको चैलेंज किया था। उसके कुछ दिनों के बाद में हमारे पास उसके पर्सनल बॉडीगार्ड का एक फ़ोन आता है जान से मारने की धमकी देने का। हम इस विषय को लेकर के गंभीरता के साथ में मोहन नगर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराए। हमने आवेदन प्रस्तुत किया, बोले वो जांच करने के बाद हम एफआईआर इसमें दर्ज करेंगे। ठीक, अब ये बात तो यहाँ तक हो गई। अब ये नन वाला जो प्रकरण पूरा चल रहा है पूरे देश में, जो अभी हल्ला है, तो इस प्रकरण को लेकर भी रात में कल मुझे उसकी इतनी औकात नहीं कि मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करे, क्योंकि फ़ोन करेगा तो उसको मैं क्या जवाब देना मुझे आता है। तो वो क्या करता है, ऑडियो बना करके अपना व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज सेंड करता है। कल तो उसने मैसेज सेंड कर दिया है कि अब रतन यादव
तेरी मौत तेरा अंत बहुत बड़ा होगा, ऐसा उसने कहा। तो मैं आपको कैसे पता चला कि वो बलजिंदर के ही गुर्गे हैं? अरे भाई वो स्पष्ट बोल रहा है, मैं फालसा से हूँ, मैं फलाना हूँ, ऐसा करके बोल रहा है। उसका डीपी भी देख लीजिए, पहले भी हमने पूरा इंक्वायरी किया था तो उसने क्लियर किया कि मैं उसका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ करके, तो उसमें कोई छुपा नहीं है। लेकिन पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं करी। अब फिर से ये इतना बड़ा मैटर चल रहा है, उसमें धमकी आना। ये मिशनरी लोग एन केन प्रकेंड तरीके से दबाव बनाना, डराना, धमकाना, ये सब कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको समझाना चाहता हूँ, रे बेवकूफ़ो, इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ और ना मेरा कोई कार्यकर्ता डरने वाला है। ये ध्यान में रख लेना, दूर से कुत्ते जैसा जो तू भौंक रहा है ना, भौंकते रहे, यहाँ डरने वाले नहीं है। मैं तेरी शिकायत तो अभी मैं सीरियसली उस समय किया था लेकिन ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इस प्रकरण के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब तेरे को सही मंजिल तक पहुँचाऊँगा और तू जेल जाएगा पक्का, क्योंकि तू वहाँ से बैठ के जो धमकी दे रहा है ना, अब तेरे को मैं बताता हूँ धमकी का अंजाम क्या होता है। अभी आप क्या करने वाले हैं? मैं तुरंत जा रहा हूँ FIR कराने, और हमारे आदरणीय गृह मंत्री से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि शिकायत आप दर्ज कराइए, उस पर कार्रवाई होगी। इसी विषय पर लेकर? इसी विषय पर आप लोगों के द्वारा पूरे दुर्ग जिला में हाँ पुतला दहन भी किया गया है। देखिए क्या है कि जिस तरीके से इन ननों को बचाने के प्रक्रिया में जो ये ईडी गठबंधन के लोग आ रहे हैं राहुल गांधी के ट्वीट के बाद से, तो इस विषय को लेकर के संगठन के कार्यकर्ता और हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है। जब मालूम चला कि आज ये लोग फिर आ रहे हैं करके, तो हमने दुर्ग जिले के अंदर कम से कम 17 स्थान, 14 हमने तय किया था लेकिन अब 17 स्थान हो गया अभी मेरी सूचना में। स्वतः लोग आकर के बाहर पुतला दहन कर रहे हैं राहुल गांधी का और धर्मांतरण के खिलाफ। तो ये हमारी जीत है। अब लोग सड़क पर उतरने लगे हैं इस विषय को लेकर के, गुस्सा है। क्या मैसेज जाएगा? मैसेज सीधा है कि हम धर्मांतरण के खिलाफ हैं और जो जो धर्मांतरण के गैंग को सपोर्ट करेगा हम उसके खिलाफ हैं। समाज इसको पूरा शो कर दिया है और आज पुतला दहन करके ये बता दिया गया है। और सिर्फ दुर्ग जिले के अंदर में ये पुतला दहन इसलिए किया गया क्योंकि दुर्ग में ही ये लोग माहौल बनाने आ रहे हैं, तो दुर्ग की जनता को तो बताना पड़ेगा ना कि हम आपके खिलाफ हैं। इस वजह से ये पुतला दहन 17 स्थानों पर हो गया। पूरा केरल के जो जितने भी कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, कांग्रेसी लोग जो सांसद के हैं, विधायक हैं, वो सब पहुंच रहे हैं। ये पहुंचेंगे ना, क्योंकि इन लोगों के बहुत सारे तार जो जुड़े हुए हैं, ठीक से अगर जांच होगी ना तो ये जितने जो आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं लिंकेड मिलेंगे आपको। तो बहुत जल्दी अब इसका खुलासा होगा। ठीक से जांच का क्या मतलब? ठीक से जांच का मतलब ये है कि जांच को प्रभावित करने के लिए लगातार माहौल बना रहे हैं। अरे आपको अगर विश्वास है कि गलत कार्रवाई हुई है तो जज और कोर्ट है ना तय करने के लिए। आप यहाँ पर आकर माहौल क्यों बना रहे हैं कि ऐसा है वैसा है? कभी बोलते हो कि अमित शाह जी ने हमको ऑर्डर कर दिया है कि हम आपके साथ हैं, कुछ भी बोलोगे, किसी को भी बदनाम करोगे। तो क्या अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट जो जारी किया है, ये पेपर में एक छपा है, ये इन लोग का चाल रहता है माहौल बनाने का। अमित शाह जी, अब जैसे मैं चला गया प्रधानमंत्री के पास, मेरा ज्ञापन है, तो प्रधानमंत्री स्वाभाविक बात है, हाँ ठीक है इसको हम जांच करके इस पर कार्रवाई करेंगे, बोलेंगे ना। वैसे इनको भी बोले होंगे ठीक है हम इसमें जांच करते। ये आकर के बाहर पिक्चर बना रहे नहीं, अमित शाह ने कहा कि हम नन के खिलाफ में आप कोई कार्रवाई नहीं कराएंगे, हम उसमें ये करेंगे। ये कौन सी बात हो गई भाई? माहौल बनाने का बात करते हैं लोग, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। बल्कि जो ये लोग रैकेट चला रहे हैं, जो ये ईसाई मिशनरी के लोग जिस लड़की को पीड़िता बनाकर पेश कर रहे हैं, एक्चुअली में वो जो लड़की है जिसको विस्तार टीवी वाला दिखा रहा है, IBC 24 दिखा रहा है, उन सब से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो आप दिखा रहे हैं पीड़िता बनाकर कि ये एक्चुअली पीड़िता नहीं है। एक छोटी गलती हमसे हो गई है, जब हम देखे बच्चों को, जो 2 बच्चे रो रहे थे उसके साथ तीसरा थी, तो हमको लगा कि ये तीसरी भी पीड़िता ही होगी। लेकिन जब हमारे 2 दिन बाद हमको जानकारी में आया कि ये पीड़िता नहीं है, तो 5 साल पहले ही कन्वर्ट हो चुकी है। बल्कि अब तो ये होना चाहिए कि उस लड़की के पूरे बैकग्राउंड को तलाश करो, उसके एक मोबाइल का खाका निकालो, उसके बैग से जो लड़कियों के फ़ोटो निकले थे उसको निकालो। जो बच्चे कह रहे हैं कि बहुत सारी बच्चियों को बस्तर से लेके बाहर लेके गया है, तो इस लड़की की भूमिका उन ननों के साथ में है। 100% बोल रहा हूँ, जिसको पीड़िता बनाकर मीडिया दिखा रहा है, वो कुल मिलाकर अगर उस पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार और जांच करे तो बहुत सारे पन्ने खुलने शुरू हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि ये बहुत बड़ा एक रैकेट है जिसका पर्दाफाश होने का टाइम आ चुका है। तो पत्रकार तो निष्पक्ष ही खबर चलाएंगे ना रतन भैया? पत्रकार जो है, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पत्रकार को जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो दिखाएंगे पत्रकार, लेकिन हम भी जब देखें तब हमको भी तो सामने आना पड़ेगा। जो 5 साल से कन्वर्टेड है वो आपके पक्ष में कैसे बात करेगा? ये तो ये लोग ही माहौल बना करके लाकर खड़े करेंगे, मीडिया को गुमराह करेंगे। ये मीडिया को गुमराह करने का प्रयास है। मैं विस्तार न्यूज़ और IBC 24 को बोलना चाहूँगा, आपने उनका पक्ष जान लिया, आपने पीड़िता उसको घोषित किया, वो पीड़िता नहीं है।
वो तो धोखे में, वो नहीं तो अपराध तो उसके ऊपर भी दर्ज हो जाना था, क्योंकि ये 100% वो मिली हुई है इन लोगों से। बच्चियां वहाँ जो गायब हुई वो इन लोगों को लेकर जाने का मीडिएटर का काम करती, यहाँ तक कि हमारे सूत्रों से हमको खबर है। इस पर अच्छे से और गंभीरता से जांच होनी चाहिए। रतन यादव जी, अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? हम जा रहे हैं मोहन नगर थाने, जो हम जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र के थाना अंतर्गत एक शिकायत हम रिटर्न में दे रहे हैं, और हम देखना चाहते हैं कि प्रशासन उसको कितने दिन में कार्रवाई करता है। रही बात सुरक्षा की सवाल, हमारे केस, इस केस से जुड़े हुए, नन प्रकरण में जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग हैं, ज्योति शर्मा है, रवि निगम है, और भी हमारे इंद्रजीत महाराज हैं, प्रिंस राजपूत है, इन सब का मुखिया मैं हूँ। तो इन लोगों ने टारगेट करके पहले मुझे धमकी दिलवाया। मुझे आशंका है कि मेरे लोगों को भी ये लोग दबाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मेरा एक एक कार्यकर्ता शेर है, ये दबने वाले और डरने वालों में से नहीं है। रतन यादव जी, एक मेरा लास्ट सवाल आपसे, केंद्र से लेके राज्य में एक ही सवाल बार बार हो रहा है कि केंद्र से लेके राज्य पे बीजेपी की सरकार है, तो क्यों ना इस पर कानून शिकंजा कसे और एक नया कानून बनाए? 100% मैं अपने सरकार से बहुत संतुष्ट हूँ फिलहाल अभी तक के कार्रवाई से, क्योंकि उन्होंने जो कार्रवाई किया है वो कुछ किसी से छुपा नहीं है। कार्रवाई बहुत बढ़िया चल रही है, और सरकार दिसंबर में नया कानून धर्मांतरण पर लेके आ रही है। नहीं लेकर आएगी तो समाज देख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम दिसंबर में कानून लेकर आएंगे, तो वो कानून में कुछ कुछ संशोधन होना बाकी है। होने के बाद मुझे विश्वास है कब तक हो जाएगा? ये दिसंबर में लाएंगे बोल रहे हैं। दिसंबर में लाएंगे बोल। हाँ, तो उसमें मुझे लगता है कि आने अच्छा कार्रवाई के लिए अभी एक रणनीति बन रही है। जो कांग्रेस के जो सह प्रभारी है छत्तीसगढ़ की, वो मैडम का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो धज्जी उड़ा है कानून का, और एक ज्योति शर्मा कैसे अंदर जाके बच्चियों के साथ इस तरह से बात कर सकती है, डरा रही है। ये तो इन लोगों का काम है। ये जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो ऐसे ही उलूल जुलूल बात करते हैं। धज्जी उड़ा है कानून का, क्या धज्जी उड़ा है कानून का? मेरी बहन बेटी है, मेरे प्रदेश की लड़कियां हैं। अगर मुझे संदिग्ध अवस्था में कोई दिखता है तो मैं क्या उस पर शिकायत ना करूं? मेरा अधिकार है ना कि मैं यहाँ पे गलत हो रहा है, मुझे जांच करवाना चाहिए। तो उसके लिए ज्योति शर्मा और रवि निगम जा करके जांच करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए कि इनकी जांच किया जाए करके। तो क्या आप उनको दोषी बना दोगे? मतलब ये है कि मैं अपनी बहन बेटी को ना बचाऊं, मैं चुपचाप अंधा होकर देखते रहूं? वाह रे, कौन सांसद बना दिया इन लोगों को? ऐसी बात करते हैं। जय जय श्री राम। तो देख सकते हैं ज्योति शर्मा इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है वो कोई चीज़ गलत करी नहीं है, और जिस तरह से उसने अपना स्टेटमेंट जारी किया है उसमें आपने काफ़ी कुछ सुना देखा। बहरहाल अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC के साथ।